बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह लिखा हुआ है, शो डैट कि ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर 4 रोज़ और 4 कॉलम है। तो कहते हैं इसका आपने आंसर ये प्रूव करना है कि ये किसके बराबर है जी, x+3 इंटू x-1 का क्यूब, ये इसके बराबर है, इसको प्रूव करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको ले लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें ना, जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो लिखा हुआ है जी x+3, यानी कि ये भी बीच में आ रहा है x+3 और x-1 का क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये जो हमारे पास कॉलम या 2 कॉलम है, यानी कि ये होता है कॉलम 1, उसके बाद ये होता है कॉलम 2, उसके बाद ये होता है कॉलम 3 और ये होता है कॉलम 4। यानी कि अगर हम इन 3 कॉलम्स को जमा करें और जमा करने के बाद ये C1 कॉलम में इसको मज़ीद फिर जमा कर दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमने लिखा कि ये जो शुरू में लिखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर ही सिर्फ चेंजिंग आनी है, बाकी जो चीज़ें हैं ना उनको आपने उसी तरह ही लिखा रहने देना। तो इन 3 को आपने जमा किया, मसलन ये तीनों जिस टाइम हमने जमा की, इस जगह पर ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊँ 1 1 1, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको फिर x में जमा कर देते हैं, ये चीज़ बन जाएगी। फिर ये वाले इन 2 को जमा किया, x1 1, ये x+2 हो गया। x+2 को जब 1 में ऐड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह इससे जो अगली ये 3 रकमें हैं ये भी x+2 होगा, इसको 1 में ऐड कर देंगे। ये भी x+2 है, इसको 1 में ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर इसको अब हम यानी कि ऐड करें तो ये आ जाएगा x+3, ये भी आ जाएगा x+3, ये भी आ जाएगा x+3 और ये भी आ जाएगा x+3। तो ये हमारे पास चीज़ बन जाएगी। अब हमने क्या करना, यहाँ से कॉमन ले लेना। तो ये जो x+3 है ये कॉलम 1 में से अगर हम कॉमन लें तो ये बाहर आ जाएगा और ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी, 1 1 1 1 बन जाएगी, यानी कि 4 बार 1 आ जाएगा। अच्छा, अभी हमने ना क्वेश्चन नंबर 7 जो इससे पिछला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने ये चीज़ सीखी थी कि अगर हमारे पास सबसे ऊपर क्या लिखा हो 1, तो उसके नीचे अगर हम जितनी भी रकमें हैं उनको अगर हम ज़ीरो बना लें तो हमारा ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये 4 रोज़ और 4 कॉलम में से चेंज होकर 3 रोज़ और 3 कॉलम में ये तब्दील हो जाता है। तो अब इनको हम ना 1 बनाते हैं। 1 बनाने का तरीका यानी कि इनको हम ज़ीरो बनाते हैं। ज़ीरो बनाने का तरीका ये है कि इनका जो साइन चेंज करें R1 का और उसको R2 में ऐड कर दें, यानी कि यूँ लिखें R2 माइनस R1, यानी कि R1 का साइन चेंज किया, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई किया और उसको इसके अंदर ऐड कर दिया, यानी कि अब हम लिखेंगे R3 माइनस R1। तो ये हमारे पास जो तीसरी रो है ना ये चेंज हो जाएगी और इस जगह पर ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह जो चौथी रो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R4 को पहले लिख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है, और R1 को इसमें से R4 में से माइनस कर देंगे तो वो ये नीचे ना 0 0 बनते जाएंगे। अच्छा, उसके साथ जो चेंजिंग आएगी वो इस जगह पर भी आएगी चेंजिंग। जब हमने माइनस करना ना ये x-1 हो जाएगा और ये 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, इधर भी 1 - 1 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ अगर हम करें 1 - 1 ये क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा जी x-1 और ये क्या आ जाएगी, ये 1 - 1 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो गया इस जगह पर। जब ये दोनों माइनस होंगे ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा x-1। अच्छा, अब ये इसको अगर हम C1 के लिहाज से एक्सपेंड करें तो ये वाली चीज़ भी ख़त्म हो जानी और ये वाली चीज़ भी ख़त्म हो जानी और ये वाली जो 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं ये हमारे पास बच जाएंगे। फिर इसका हम डिटर्मिनेंट खोल देंगे या कॉमन ले लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये वाली 3 रोज़ और 3 कॉलम्स जो है ना ये आ गए हैं। अब हमें ये पता है ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर डायगोनल के अंदर सेम चीज़ आ रही हो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि डायगोनल में अगर सेम चीज़ आ रही है उसको आप बाहर निकाल लें। क्या लिखा हुआ जी, ये 3 लिखा हुआ है क्योंकि ये x-1 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 दफ़ा लिखा हुआ है। तो एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहें ना तो जो पहली रो है इसमें से x-1 कॉमन लें तो ये बाहर आ जाएगा जी x-1। फिर दूसरी रो में से x-1 कॉमन लें
तो ये दोबारा आ जाएगा x-1। फिर तीसरी रो में से x-1 कॉमन लें तो एक दफ़ा दोबारा आ जाएगा x-1, तो ये कितना हो जाएगा x-1 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह कर लें वो भी ठीक है। और अगर आप ये जो डिटर्मिनेंट के डायगोनल होता है इसके अंदर अगर चीज़ सेम आ रही है और जितनी बार आ रही है एक बार लिख कर उतनी उसकी पावर लिख लेते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कह रहे हैं कि आपने जो डिटर्मिनेंट वो फाइंड करना है किसका, a इंटू ए के ट्रांसपोज का, या a ट्रांसपोज इंटू ए का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a आपके पास गिवन है, तो a अगर गिवन है तो इसका पहले हम ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। मसलन ये 2 रोज़ हैं, इसके 2 कॉलम्स बना लेते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले a की वैल्यू लिखी, फिर a के जो ट्रांसपोज है उसकी आपने वैल्यू लिखी। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। इसके ऊपर एरो बनाएं और इस जगह पर एरो बना लें। अब जो एरो की टेल होती है ना, उसने टेल के साथ मल्टीप्लाई होना था। जो चीज़ इधर लिखी होगी जो इधर लिखी होगी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी। इसका मतलब 3 ने मल्टीप्लाई होना है 3 के साथ, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं प्लस, तो इधर ये बीच में 9 के बाद हमने क्या लिख लिया जी, प्लस लिख लिया। अब इससे जो आगे चीज़ है इस जगह पर और जो इसके दरमियान में चीज़ है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या लिखना है प्लस, तो 4 के आगे क्या लिखा हुआ है जी, प्लस लिखा हुआ है। अब जो हेड है, हेड ने हेड के साथ मल्टीप्लाई होना है। मसलन हेड ने हेड के साथ मल्टीप्लाई होना है। इधर हेड पर क्या लिखा हुआ है 1 और इधर हेड पर क्या लिखा हुआ है -1। तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इधर ना ये थोड़ा सा मिटा हुआ है इस वजह से सही नज़र नहीं आ रहा था। ये लिखा हुआ है -1, -1 ने जब -1 से मल्टीप्लाई होना तो क्या हो जाना है जी, +1 हो जाना है ये वाला। तो इस तरह ये आपकी एक रो और एक कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो गई। या फिर ये जो रो है इसको आपने दूसरे कॉलम के साथ सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करना, ये रकमें आपके पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये वाला आपने रो को छोड़ देना है, एक और रो निचली जो रो है उसके वो साथ बनानी है और फिर इनको आपने मल्टीप्लाई करना है टेल को टेल के साथ। तो यानी कि ये पहले इसके साथ आपने बनानी है, टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। फिर ये जो दरमियान वाली चीज़ है ये वाली दरमियान वाली, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा, बीच में हमने प्लस लिखना है। फिर 3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो +-3 तो वो कितना हो जाएगा जी -3 हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसकी ना मल्टीप्लिकेशन कर ली। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे 9 + 4 13 और एक 14, ये 14 आ गया। 6 और 2 8, 8 में से 3 निकाले 5 आ गया। 6 और 2 8, 8 में से 3 निकाले ये 5 आ गया। फिर ये 4 और एक 5, 5 और 9 कितना आ गया जी 14 आ गया। ये हमारे पास ना A इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया। अब इसका हम क्या करते हैं, मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड निकालना बहुत आसान है, ये लाइनें सीधी लगा लेंगे। अब ये 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। 196 में से 25 को माइनस करें 171, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ना ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। इसके लिए हमें A ट्रांसपोज पहले लिखना पड़ेगा और A को बाद में लिखना पड़ेगा, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये A ट्रांसपोज पहले लिखा और A को बाद में लिखा, फिर इनको मल्टीप्लाई किया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम बनेंगे। उसकी वजह क्या है, ये हैं 3 रोज़ और 2 कॉलम और इधर क्या है 2 रोज़ और 3 कॉलम। तो जिस टाइम पहले का कॉलम और दूसरे की रो अगर सेम होना तो मल्टीप्लिकेशन होती है और जो जवाब आता है वो किस में आता है, ये जो साइडों वाला, यानी कि 3/3 यानी 3/3 में जवाब आएगा। 3 रोज़ बनेगी और 3 कॉलम्स बनेंगे। पहले जो हमने किया ना वो यूँ था, वो था जी 2/3 और 3/2, तो उसके ये अंदर वाली चीज़ सेम थी, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन होगी तो जवाब ये आया था 2/2 में, यानी कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स बने थे। अब इसमें क्या होगा जी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स बनेंगे। तो इस जगह पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे या एरो लगाएंगे, फिर इसके साथ एरो लगाएंगे, इधर एरो लगाएंगे, इधर एरो लगाएंगे, ये वाली हमारे पास ना रकमें आ जाएंगी।
फिर ये आप दूसरी रो लेंगे, फिर उनको इन तमाम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर उससे नीचे एक और रो है उसको भी इन तमाम के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए का ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना, तो यूँ लाइनें सीधी कर देंगे। अब 3 रोज़ और 3 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट निकालने का वही तरीका जो हमने पहले सीखा हुआ कि सबसे पहले 13 को लिखेंगे, फिर ये वाली चीज़ का जो डिटर्मिनेंट है ना वो इधर आ जाएगा। फिर ये आपको पता किस तरीके से करना है। फिर इसका यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो कितना आ जाना जी, 0 आ जाना प्लस माइनस करने के बाद। अच्छा, इसके बाद अब ए चेंज हो गया, यानी कि पहले ए की कोई और वैल्यू थी और उसको हमने सॉल्व किया। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने ए को चेंज कर दिया। अब इस ए के अंदर 4 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब ये 4/2 है। इसका जो आर्डर है वो कितना है, 4/2 है। अब जिस टाइम ये हमारे पास जो ए है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो इस तरह हो जाएगा, यानी कि पहला कॉलम पहली रो बन जाएगा, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन जाएगा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। जिस टाइम हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो इस इधर हम ज़रा देख लेते हैं इसके कितनी रोज़ हैं जी, ए की जी 4 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। और ये जो ए ट्रांसपोज है इसकी 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। इसका मतलब इसके दरमियान में 2 आ रहा है, सेम चीज़ आ रही है, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और जो जवाब आएगा ना वो 4 रोज़ और 4 कॉलम्स बनेंगे। तो इधर भी इसी तरह ही ना 4 रोज़ और 4 कॉलम बन जाएंगे। इधर अगर आप देखें तो इसी तरह ये बने हुए हैं। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना, तो ये हमें पता है अगर 4 रोज़ और 4 कॉलम होना उसका अगर हमने डिटर्मिनेंट लेना हो तो यानी कि फिर उसका जो तरीका है ना वो क्या ये अभी हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने अगर तो 2 रोज़ सेम हो जाएं तो वो हमें पता है वो 0 के बराबर होता है। तो अगर हम R4 में R3 को ऐड कर दें, R4 में अगर R3 को ऐड कर दें तो ये हमारा जो है ना मसला हल हो सकता है। मसलन ये R3 है, इसको आपने R4 में ऐड कर देना। मसलन 7 को जब 18 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25, 3 को 7 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 और 5 ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 और 5 और 13 ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप ये वाली जो R4 है और R1 है इन दोनों को देखें ये आइडेंटिकल हो गई हैं। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएं तो ये किसके बराबर होता है जी, 0 के बराबर होता है। तो ये इस तरह आसानी से हल हो गया। अगर इस तरह ना होता तो फिर हमें क्या करना पड़ना था, या तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ना इसमें से किसी एक चीज़ को 1 बनाना पड़ना था और फिर 1 बनाने के बाद उसके नीचे वाली रकमों को क्या करना पड़ना था, 0 बनाना पड़ना था, वो ज़रा मुश्किल हो जाना था। तो ये आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ए ट्रांसपोज इंटू ए इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो फाइंड करना है। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये किसके बराबर है जी, ये 2/4 के बराबर है, यानी कि ये 2/4 है और ये 4/2 है। तो ये 4 और 4 दरमियान में सेम चीज़ आ रही है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और जवाब किस में आएगा 2/2 में आएगा। तो जिस टाइम हमने इसको सॉल्व किया तो वाकई ही इसका जवाब किस में आया 2/2 में आया। तो अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 486 माइनस 441। फिर इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा जी 45 आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना। तो ये लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ ए इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्केयर मैट्रिक्स हो ऑफ आर्डर 3 जिसका आर्डर 3 है यानी कि 3 रोज़ और 3 कॉलम है, देन शो डैट के ए इसका जो मॉड है ये किसके बराबर होगा k³ इंटू ए का मॉड। ये ना MCQs भी पूछा जाता है, ये जो लिखा हुआ है ना ये किस में बाद वक़्त MCQs में भी आ जाता है कि ये चीज़ किसके बराबर है, खाली k इंटू ए मॉड के बराबर है या k² इंटू ए मॉड के बराबर है या k³ इंटू ए मॉड के बराबर है। तो ये k³ इंटू ए मॉड के बराबर होती है। इसको अब हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने ना ये ए मैट्रिक्स लिखा,
3 जिसका आर्डर 3 है, यानी कि 3 रोज़ और 3 कॉलम है। तो ये हमें पता है ये 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33 ये इस तरह होता है। तो ये असल में हमें बता रहा होता है जो पहला नंबर होता है ना, मसलन यूँ लिखा है A22, इसका मतलब है ये रोज़ हैं, ये कॉलम है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये देखें ये जो जगह ये दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है। अच्छा अगर लिखा होता A31, इसका क्या मतलब था, तीसरी रो और पहला कॉलम, ये देखें ये तीसरी रो है और पहला कॉलम है। तो इस तरह ने ये आपने एक मैट्रिक्स लिख लेना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ k लिख लिया। अब हमें पता है अगर तो ये हो ना मैट्रिक्स, तो k अंदर तमाम रकमों के साथ क्या हो जाता है जी, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये k तमाम रकमों के साथ अंदर आ जाएगा। अब हमने इसका लेना जी मॉड लेना है या डिटर्मिनेंट लेना है। तो फिर अब क्या होते हैं, ये जो लाइनें होती हैं ना ये सीधी हो जाती है, इसके साथ भी लग जाती है। ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट किस में चेंज हो जाती है जी, सीधी लाइन के अंदर चेंज हो जाती है। अब जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है वो ये है कि आप किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। तो इस C1 जो कॉलम है, कॉलम में से ले लें या रो में से ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इधर रो लिखा हुआ तो हम रो में से ले लेते हैं। ये जो पहली रो है इसमें से हमने k कॉमन ले लिया, तो ये बाहर k आ गया। फिर दूसरी रो में से हमने क्या किया, k कॉमन ले लिया, दूसरा k बाहर आ गया। फिर तीसरी रो में से हमने k कॉमन ले लिया, तो इधर k आ गया। तो ये कितने k हो गए, 3 k हो गए। इसको हम लिखेंगे k का क्यूब, और ये सारी चीज़ किसके बराबर है, ये सारी चीज़ अंदर वाली जो चीज़ है ये a के बराबर है। तो इसको लिख लेंगे और साथ ये मॉड लिखा हुआ, तो इधर क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये किसके बराबर हो गई, के a का जो मॉड है ये बराबर होगा k क्यूब इंटू a का मॉड। तो इस तरह हमने इसको प्रूव कर लिया और उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा है जी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए और बी क्या हों जी, सिंगुलर मैट्रिक्स हों। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसका अगर आप डिटर्मिनेंट लें तो वो किसके बराबर आए जी, ज़ीरो के बराबर आए। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर ए और बी सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो फिर आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो ए लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स का हमने क्या बना लिया, डिटर्मिनेंट बना लिया। ए डिटर्मिनेंट या ए जो मॉड है ये हमने लिख लिया और इसको किसके बराबर रख लिया जी, ज़ीरो के बराबर रख लिया। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है ये 3 रोज़ और 3 कॉलम वाला, इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले ये 4 लिखते हैं, बाकी फिर ये वाली सारी चीज़ लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें पता है ये हमने यानी कि फार्मूले का माइनस लगाना होता है, और फिर ये हम लिखेंगे लैम्डा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ के जो बाकी रकमें हैं ना वो इस जगह पर हमने लिख देनी है। फिर हमें यह पता जो तीसरी रकम है इसके साथ क्या आता है जी, प्लस आता है। तो ये हमने प्लस लिखा, साथ 3 लिखा। फिर ये वाली जो 4 रकमें हैं इनको हमने इस जगह पर लिख लिया, और ये चीज़ किसके बराबर है जी, ज़ीरो के बराबर है। इधर ये आपने लिखना साथ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये गलती से नहीं लिखा गया। अच्छा, अब इसके जो डिटर्मिनेंट है ये आप ओपन करें, यानी कि 4 जिसमें रकमें होती हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 जवाब आ गया। फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 जवाब आ गया, और बीच में क्या आ गया जी, माइनस फार्मूले का। इसी तरह 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और फार्मूले का माइनस आ गया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, और दरमियान में क्या आ गया, माइनस आ गया। अच्छा, अब आपने 3 माइनस 18 करेंगे माइनस 15 आ जाएगा, और माइनस 15 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 आ जाएगा। और इसी तरह 7 माइनस 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -5, और -5 और माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा, +5 लैम्डा। इसी तरह आपने 21 में से जिस टाइम 6 माइनस करना 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें ये लिखा हुआ है जी -60 और +45, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, -15 के बराबर होगा। और ये जो 5 लैम्डा इसको हम इधर लिख लेंगे। अब इधर से अगर हम यूँ लिखें कि 5 लैम्डा
-15 इज़ इक्वल टू 0 और 5 लैम्डा इज़ इक्वल टू ये -15 दूसरी तरफ आकर +15 हो जाएगा। लैम्डा इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5 और 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 15। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया जी? 3 के बराबर आ गया। तो इधर भी लैम्डा का यही जवाब लिखा हुआ कि लैम्डा किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो इस तरह ये सॉल्व हो जाना था। अच्छा, अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर जो बी की वैल्यू है वो उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन बी की वैल्यू के अंदर 4 रोज़ और 4 कॉलम है। ए में तो थे ना 3 रोज़ और 3 कॉलम थे, लेकिन बी में कितनी है? 4 रोज़ और 4 कॉलम है। अब इसके बी का जो मैट्रिक्स गिवन था उसको हमने डिटर्मिनेंट में चेंज कर लिया, या लाइन सीधी कर ली और इसको किसके बराबर रखा? 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखने की वजह क्या है? ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इस वजह से। अच्छा, अब हमने क्या करना, इधर इन्होंने बताया हुआ है कि R3 - R2 करना, फिर R4 - 3R2 करना। अच्छा, इसके करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? इसके करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो R2 रो है ये तो पहले ही 1 बनी हुई है ना, इस जगह पर ये 1 है। जब हम और ऊपर 0 भी है, यानी कि ऊपर वाला मसला हल है। अब इसके नीचे भी 0 बनाने, यानी कि एक रकम 1 होनी चाहिए और उसके नीचे बेशक सारे 0 हों, या यूँ भी हो सकता है कि एक 1 उसके ऊपर 0 और बाकी, यानी कि एक 1 होना चाहिए और बाकी 0 होने चाहिए। तो इसको ज़ीरो बनाना है, अगर मसलन इस चीज़ को अगर आपने ज़ीरो बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा? R3 में चेंजिंग करनी पड़ेगी। किस तरह की चेंजिंग? -R2 वाली। तो अगर हम इसका साइन चेंज करके इधर इसको करें तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला 5 जब साइन चेंज होकर इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? -5। और ये 2 इधर -2 होगा तो -2 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जब इसे लिखेंगे 3 - 8 तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो ये इस जगह पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपने यही सारा काम किधर करना जी? ये R2 है और ये क्या जी? R4 है। R4 के अंदर भी आपने इसी तरह ही सारे काम करना। तो फिर ये इस जगह पर ना कुछ इस तरीके से ये रकमें बनेंगी। मसलन मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ। मसलन ये लिखा ना R4 -3R2। R4 की पहले रकमें लिखते हैं। ये 2 लिखा है, फिर लैम्डा लिखा है, फिर -1 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा है। अब जो R2 है ना, इसको आपने -3 से मल्टीप्लाई करना और इधर लिखना है। मसलन ये माइनस लिख लें, बेशक पहले आप माइनस लिख लें। अब आपने ना 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना। अब जिस टाइम 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसी तरह ये जो 2 है इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 6 आ जाएगा। अगर 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 15 आ जाएगा। अगर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अब ये 2 - 24 कितना आ जाएगा? -22 आ जाएगा। लैम्डा -6 ये क्या आ गया जी? लैम्डा -6। -1 - 15 कितना आ गया जी? -16। और 3 - 3 कितना आ गया जी? 0 आ गया। तो इस तरह ये हमने इसको चेंज कर लिया। अच्छा, अब आप इसको ना एक्सपेंड करें किसके लिहाज से? C4 के लिहाज से इसको एक्सपेंड करें। तो ये जो पहली रकम है ये 0 है, तो इस वजह से ये 0 आ जाएगा। इसके साथ माइनस क्यों लिखा? उसकी वजह ये है, पहली रकम प्लस की होती है, ये माइनस की, ये प्लस की और ये वाली माइनस की। अब आपने याद रखना, इससे निचली रकम होगी प्लस की, फिर उसके नीचे वाली माइनस की, फिर उससे नीचे वाली प्लस की। तो ये देखें, ये दूसरी रकम प्लस की होगी, फिर माइनस की होगी और फिर किसकी होगी जी? प्लस की होगी। अब इसको अगर हम इसके लिहाज से ओपन करें तो ये वाली रो छोड़ेंगे और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और बाकी ये जो चीज़ बचेगी इसको हम इस जगह पर लिख लेंगे। और ये हमें पता है ये किसके बराबर है जी? बराबर ये 0 के है। इस 0 को इस साइड पर लिखा रहने देंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या करना है जी? -5 को कॉमन लेना है R2 में से। R2 कौन से? यानी कि R2 से मुराद सेकंड रो है। सेकंड रो में से अगर हम -5 को कॉमन लें जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कॉमन लेना है
-5 को किधर से R2 में से, R2 से मुराद सेकंड रो है, सेकंड रो में से अगर हम -5 को कॉमन लें तो ये जो -5 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो ज़ीरो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़ीरो में ही रहेगा, क्योंकि -5 अगर कॉमन लें ज़ीरो में से तो वो ज़ीरो ही रहते हैं। और इसी तरह ये जो -5 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हमने ना इधर लिखा हुआ जी एक्सपेंड बाय R2 के लिहाज से इसको क्या करें, एक्सपेंड करते हैं, लेकिन R2 के लिहाज से इधर इन्होंने गलत एक्सपेंड किया हुआ है, तो ये यहाँ पर ना गलती हुई है। तो आपने इस तरह इसको सॉल्व नहीं करना है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये गलत है। अच्छा, तो इसके अंदर गलती क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी गलती ये है कि ये देखें, ये सबसे पहले ना ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब ये तो लिखा हुआ है जी -1, ये तो चलें ठीक हो गया। अब आपने ये वाली है जो कॉलम है और ये वाली रो छोड़ दी और बाकी जो चीज़ें ना वो इस जगह पर आपने लिख ली हैं। अच्छा, अब ये -16 है, इधर क्या लिखा हुआ है जी 6, एक तो ये गलती है। दूसरी इसके अंदर क्या गलती है, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे किसके लिहाज से, इससे अगली रकम, ये चलें ज़ीरो है तो इधर ज़ीरो आ गई और सारी रकम क्या होगी, ज़ीरो होगी। अच्छा, उसके आगे क्या लिखा हुआ है -1, तो इधर इन्होंने क्या लिखा हुआ है ज़ीरो, इधर ज़ीरो नहीं आना है, इधर आना है -1। फिर ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे और इधर क्या आ जाएगा 5 1 -22 और इधर क्या आ जाएगा लैम्डा -6। तो इस तरह इसने ना सॉल्व होना है, इस तरह करेंगे ये भी सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको इससे आसान तरीका बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिखता हूँ और इसको हम R2 के लिहाज से एक्सपेंड करने के बजाय C2 के लिहाज से ना एक्सपेंड करेंगे और इसको मज़ीद आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ये आपने इस तरीके से इधर ये जो लिखा हुआ है ना इस तरह आपने नहीं करना। एक दफ़ा मैंने दोबारा लिख लिया। अब ये जो लिखा हुआ है ना -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ज़ीरो के नीचे आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। जब ज़ीरो के नीचे आकर डिवाइड होगा तो इसने भी ज़ीरो हो जाना, क्योंकि अगर किसी चीज़ के ऊपर ज़ीरो हो तो वो सारी चीज़ क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो अब सिर्फ हमारे पास ये चीज़ बच गई। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है C2 के लिहाज से। तो हमें पता है कि सबसे पहले जब ये 1 लिखेंगे ना, इसके साथ क्या आना है, माइनस आना है। उसकी वजह ये है, ये प्लस, फिर इधर माइनस, फिर प्लस आता है, फिर इधर माइनस प्लस, फिर इधर माइनस, फिर इधर प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो इसके लिहाज से हम एक्सपेंड कर रहे हैं। जो सबसे पहली टर्म है ये किसके साथ आएगी जी, माइनस के साथ आएगी। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो को छोड़ेंगे तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इससे के अंदर जो दूसरे नंबर पर चीज़ लिखी हुई है, तो दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है जी, ज़ीरो लिखा हुआ था। ज़ीरो के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस ज़ीरो। बाकी इसके जो डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो सारी चीज़ को ज़ीरो कर देगा। अच्छा, उससे आगे ये देखें, ये लिखा है लैम्डा -6। लैम्डा -6 के साथ क्या आना है, माइनस आना है, क्योंकि इस जगह पर माइनस आता है। ये माइनस लैम्डा -6 लिखा। अब ये आपने रो भी छोड़नी है, ये कॉलम भी छोड़ना है। ये 5 2 1 1 इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -16 आ जाएगा। -22 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -22 और फार्मूले का माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसी तरह 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और बीच में क्या आ गया, -5 -2। तो 5 -2 किसके बराबर है, 5 -2 ये बराबर होता है जी 3 के। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 जब लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 लैम्डा आ जाएगा और ये साथ माइनस भी आ जाएगा। अब ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाला जो 18 है दूसरी तरफ इज़ इक्वल टू के जाके -18 और ये -6 दूसरी तरफ जाकर +6 हो गया। अब 18 -18 और +6 कितना आ गया, -12। अच्छा, उसके बाद इस साइड पर आप आ जाएं तो ये जो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब -12 को हम -3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। असल में ये वाला माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाता है। 12 डिवाइडेड बाय 3 करें तो कितना आ जाता है जी, 4 आ जाता है। इस तरह इसके ये जो लैम्डा है इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। यही हमने फाइंड करना था। उम्मीद आपको समझ भी आ गई होगी इस सवाल की। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।